बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, हालात व वाक़यात पहले ही दगरगू थे, मुआशी सूरत हाल भी खराब थी और अब सिक्योरिटी की सूरत हाल भी खराब हो चुकी है। ईरान के पाकिस्तान पर हमले, एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है और ये हमले किस तनाजुर में किए गए, आलमी ज़राए अबलाग इस बारे में क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी कयास आराइयां की जा रही हैं। लेकिन आज इसका जवाब तो दे दिया गया, लेकिन उससे पहले पैमरा ने एक ऑर्डर जारी किया और पैमरा ने कहा कि पाक ईरान जो कशीदगी चल रही है इस पर तबसरा आराई से गुरेज किया जाए और मुहतात रवैया इख्तियार किया जाए। और इस सिलसिले में यानी कि रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी, हस्बे मामूल सेंसरशिप आयद कर दी गई कि इसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी और सिर्फ वही गुफ्तगू करनी है जिस बात की इजाजत दी जाए। ये एक हैरान कुन मामला था, क्योंकि इससे पहले जब बालाकोट में भारत की तरफ से हमला किया गया और सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उस वक्त बाकायदा तौर पे मीडिया को मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि ARY में हम मौजूद थे और शहीद अरशद शरीफ अपनी टीम के साथ अभी इस पे डिस्कशन हो रही थी कि आज ही पहुंचा जाए या फिर कल सुबह पहुंचा जाए। तो उस वक्त फैसला हुआ कि नहीं, फौरी तौर पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि भारत प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा कर रहा है और इसलिए स्पॉट पे होना चाहिए कि जो क्राइम सीन है वहां पे मौजूद होना चाहिए, जहां पे उनका दावा है कि जी हमने बहुत बड़े दहशतगर्दी के कैंप्स जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। उसी दौरान फिर शहीद अरशद शरीफ निकले और वहां पे पहुंचे और रात 10 बजे, सवा 10 बजे वहां से उन्होंने लाइव अपना प्रोग्राम किया। स्टूडियोज में मारिया मेमन थी और वहां से लिंक किया जा रहा था शहीद अरशद शरीफ के साथ और शहीद अरशद शरीफ ने वहां पे सारी सूरत हाल से आगाह किया। 2 दरख्त हमारे जो है शहीद हुए थे और एक कौवा जो है अल्लाह को प्यारा हो गया था। ये टोटल नुकसान हुआ था एक वीराने में। उन्होंने ये मिसाइल जो है फेंक के बारूदी मवाद जो है वो फेंक के चले गए थे, भाग गए थे। तो उसके बाद एक मोमेंटम बना, फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें फैसला किया गया कि इसका भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए और जवाब दिया गया। क्योंकि उस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उस वक्त एक बात बता दूं कि इस बात का इम्कान मौजूद था, इस बात का भी इम्कान मौजूद था कि भारत को जवाब ना दिया जाए और इस पे रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जाए, क्योंकि प्रेशर था कहां से, वाशिंगटन से। और उस वक्त वजीर खारजा पोम्पियो जो थे वो राब्ते में थे जनाब बाजवा साहब के साथ और इस सिलसिले में कोशिश की जा रही थी कि उसका जवाब उस तरीके से ना दिया जाए कि नरेंद्र मोदी ने वो इलेक्शन जीतना था और उनको एक अपर हैंड देना था और उनकी धाक बिठाना थी। लेकिन पाकिस्तान की मजमूई तौर पर रियासत पाकिस्तान को जो फैसला हुआ वो फैसला बहुत ही शानदार था और उसका फिर भरपूर जवाब दिया गया। और न सिर्फ भरपूर जवाब दिया गया, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का असलहा भी ठीक है, पाकिस्तान की फिजाइया भी माशाल्लाह जबरदस्त है। और जब पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की बहरिया जब आ जाए अपने काम पे, तो फिर जनरल बाजवा के वो दावे भी गलत साबित हो गए, जो कि वो सहाफियों को बुला बुला कर कहते थे कि हमारे पास असला जो है हमारा ठीक नहीं है, टैंक ठीक नहीं है, हम लड़ने के काबिल नहीं है। तो उस मुवक्कफ की, उस दावे की नफी की गई, पाक फिजाइया ने भी की और पाक बहरिया ने भी की और अफवाज पाकिस्तान बर्री फौज ने भी की। तो इस तरीके से उस बात की नफी हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है और हमने भरपूर जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा। उस वक्त भी हम पे प्रेशर था कि पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए और इसका जवाब न दिया जाए। और उस वक्त के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर इस बात के गवाह हैं कि ये प्रेशर कहां से था और किस नौइयत का था, वो बता सकते हैं अगर वो चाहें तो सूरत हाल बहुत क्लियर थी। बहरहाल उसके बाद अब ये ईरान का मामला हुआ है और ईरान में कहा जा रहा है कि आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें और एक बार फिर, और ये आवाजें अंदर से उठ रही थीं और बहुत सारे हमारे जो दानिश्वर दोस्त हैं वो भी इस बात को कह रहे थे कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए, जिम्मेदार रियासत का मुजाहरा करना चाहिए। और एक तरफ, और दूसरी तरफ जो दूसरा एक एलिमेंट था वो थे हमारे कामरान खान साहब। वो इस वाक़े की बुनियाद पे, इस जारहियत की बुनियाद पे आज भी, इस वक्त भी इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, इलेक्शन मनसूख कर दिए जाएं। और इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है। बहरहाल आज जो हुआ
وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کیونکہ خبریں کافی امپورٹنٹ ہیں اور خلاف توقع خلاف معمول، اور ہم نے ایران کو بھی اسی طریقے سے جواب دیا جیسے کہ بھارت کو دیا تھا، 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا جواب چلا گیا۔ صورتحال جو سرکاری طور پہ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کیا، اس کی وجہ کہ میں پہلے یہ خبر دے دوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ نہ کیا جاتا بلکہ اس سے بھی ہمیں ایگریسولی سفارتی سطح پہ بھی آنا چاہیے، کیونکہ پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے ایرانی سائڈ سے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود سنا ہے، خود پڑھا ہے، وہ پروپیگنڈا بہت کر رہے ہیں، بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس کو ایک کانسپیریسی کے طور پہ اس کو بیان کر رہے ہیں، جس کا پاکستان کو داخلی طور پہ بھی نقصان ہوگا اور ریجنلی بھی نقصان ہوگا، اور اگر وہ ساری باتوں کو مان لیا جائے جو کہ ایرانی سائڈ کہہ رہی ہے۔ بہرحال آج صبح پاکستان نے ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کے خلاف انتہائی مربوط فوجی کارروائی کی۔ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے، جس کا نام مارگ بار سرمچار رکھا گیا، اور یہ آپریشن کا نام رکھا گیا تھا جی۔ گزشتہ کئی سالوں کے دوران پاکستان نے ایران کے اندر اپنے آپ کو سرمچار کہنے والے پاکستانی نژاد دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا مسلسل اظہار کیا، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ان دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد کے ساتھ متعدد ڈوزیز بھی شیئر کیے ایران کے ساتھ، تاہم ہمارے سنجیدہ تحفظات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ آج صبح کی کارروائی ان نام نہاد سرمچاروں کی طرف سے بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے بارے میں مصدقہ انٹیلیجنس کی روشنی میں کی گئی۔ یہ کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف اپنی قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے غیر متزلزل عزم کا اظہار ہے۔ اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا کامیاب انعقاد بھی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے۔ پاکستان کبھی بھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو کسی بھی حالات میں چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران ایک برادر ملک ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت سمیت مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور دیا ہے۔ مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ یہ ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے تھا، اور ISPR کی طرف سے جو جاری کیا گیا بیان وہ یہ تھا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے ڈرونز، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا ہے۔ بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی ہے۔ کارروائی میں BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ٹھکانہ دوستہ عرف چیئرمین اور بجر عرف سوغات، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی کرتے تھے۔ مسلح افواج پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گی۔ مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف بر وقت تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستانی کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام یقینی بنائیں گے۔ کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ یقینی بنانے کا غیر متزلزل عزم ہے۔ عوام کی حمایت سے دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیں گے۔ ہمسایہ برادر ممالک بات چیت اور سمجھداری سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو ہوگی جناب درست۔ اب یہ دو کام ہو گئے ہیں پاک فضائیہ نے۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو ہمیں پاک فضائیہ کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ پاک فضائیہ MM عالم سے لے کے اور آج تک انہوں نے جب بھی موقع ملا پاک فضائیہ نے بر وقت اور صحیح طور پر کام کیا اور صحیح طور پہ دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بالا کوٹ ہوا تھا اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ہم بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے، اور اس وقت بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا، اور اس وقت کے آرمی چیف تھے بپن راوت، وہ بھی نشانے پر تھے، اور وہ آئے ہوئے تھے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی لائن آف کنٹرول کے اس پار موجود تھے، اور یہ پاکستانی حکام کو، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو، پاکستانی فورسز کو اس بات کا علم تھا۔ اس کے بعد پھر پاک بحریہ نے بھی ان کی جو آ رہی تھی آبدوز، اور اس کو بھی ٹارگٹ کیا تھا اور ٹارگٹ کر کے چھوڑ دیا تھا، اور اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی پاک بحریہ کے حکام کو جو کہ فیلڈ میں موجود تھے کہ اس سے لڑائی زیادہ پھیل جائے گی، لہٰذا
पाक बहरिया हो या पाक फिजाइया, दोनों ने भरपूर तरीके से उस वक्त भी काम किया था 2019 में, और आज भी पाक फिजाइया ने भरपूर तरीके से मुअस्सर जवाब दिया है और इस बात की नफी कर दी है जो कि जनरल बाजवा प्रोपेगेंडा करते रहते थे सहाफियों को बुला के, जो उन दावों को गलत साबित किया कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है वो टैंकों को जंग लग गया है, तो ये बात दुरुस्त नहीं थी और आज भी ऐसा ही हुआ। अब आते हैं इसका पॉलिटिकल एंगल जो है, क्योंकि कल ईरान के वजीर खारजा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बैठ के गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू इंतहाई खतरनाक थी और उन्होंने कहा कि इस हमले से पहले, इस कार्रवाई से पहले हमने, यानी कि ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मैंने अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तान के वजीर खारजा को बता दिया था, बात कर ली थी। तो ये एक इस तरह की गुमगू की कैफियत जो है वो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है और की जा रही थी, और इसी तरीके से एक और ट्वीट जो है वो करके डिलीट कर दिया गया, वो इससे भी ज्यादा डेंजरस था और पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के हवाले से और अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक जो हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। लिहाजा ये काम आज किया गया और इसका भरपूर जवाब दिया गया। अब आते हैं इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि कामरान खान साहब हैं, हमारे बहुत ही सीनियर हैं, दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं। वो कल से इस बात पे बजिद हैं कि इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे पोस्टपोन कर देना चाहिए और इलेक्शन की सूरत हाल जो है वो दुरुस्त नहीं है और सूरत हाल इलेक्शन जो है, इन हालात में इलेक्शन जो है वो मसाइल पैदा करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है हम सबको मिलकर ये बात करनी चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, 8 फरवरी को होने चाहिए और फ्री एंड फेयर होने चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी जमात, सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात, उसको बल्ले का निशान भी नहीं दिया गया और उसके तमाम रहनुमा मरकजी क़यादत, खा वो चेयरमैन हैं, खा वो बानी चेयरमैन हैं, सदर हैं और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और मुराद सईद साहब, सारे जितने भी हैं मरकजी लीडरशिप जो है या तो रूपोश है या जेलों में बंद है और उन पे मुकदमात चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान नहीं किया और वो इस इलेक्शन में हर सूरत में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को एक सरप्राइज होगा। तो ये सिचुएशन है, सिर्फ एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड बल्कि फील्ड दी गई है, बाकी सबसे फील्ड छीन ली गई है और वह है मुस्लिम लीग नवाज। यहां तक कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी समझ नहीं आ रही, उनको भी हो सकता है कुछ दिनों के बाद समझ आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी महदूद लेवल पे वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए सियासी सरगर्मियां कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नून लीग के लिए, शरीफ फैमिली के लिए, और शरीफ फैमिली को ही प्रमोट किया जा रहा है हर सतह पे। और इसका जो ईरान का वाकया हुआ जी, इसके बाद ईरान पाकिस्तान जो कशीदगी है, उसके बाद मुसलसल 3 दिन से हमारा स्टॉक एक्सचेंज इस हफ्ते मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे और आज थर्सडे चौथे दिन भी स्टॉक एक्सचेंज में मंदे का रुझान है और इसके बावजूद के IMF की तरफ से $70 करोड़ की किस्त हमें मिल चुकी है और दुबई UAE गवर्नमेंट जो है वो हमारे रोल ओवर भी कर चुकी है हमारे लोन 1 साल के लिए, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे इसका मस्बत असर नहीं पड़ रहा। यह है सिचुएशन। पाकिस्तान के जो सफीर थे ईरान से वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस तरीके से सफारती ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ते हो चुके हैं। ये सिचुएशन है जी, ये सूरत हाल है और पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल जो है वो वैसी की वैसी है, वहां पे कोई तब्दीली नहीं हुई और सियासी इंतकाम उरूज पर जारी और सारी है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आलमी ज़राए इब्लाग भी इस बात को, इसके टाइमिंग्स को खासतौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ईरान का जो हमला हुआ है इसको प्रोपेगेट भी किया जा रहा है, अपने अपने एंगल से खबरें दी जा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है वो इन हालात में इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, तो फिर तमाम जमातें तैयार हैं, तो फिर क्यों इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं। और आखिर किसको खतरा है कि इलेक्शन होने की सूरत में, किसको खतरा है कि इलेक्शन खतरनाक होंगे और इलेक्शन के नताइज खतरनाक होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।